हेलो, मैं नितिन द बेसिक लेवल ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको रेलवे में आए हुए साइंस के प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप आने वाले रेलवे के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आप जानते हैं कि जल्दी हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। उसमें 25 नंबर की साइंस आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप साइंस में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। तो स्कोर कैसे अच्छा होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ले चलता हूं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? अपमर्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? आप एक बात याद रखना, जो कठोर जल होता है, कठोर जल के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम नाम के लवण होते हैं जो कि जो है ना जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो झाग उत्पन्न करते हैं। तो अब ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हमारा उत्तर जो आंसर सी होगा वो इसका सही होगा। सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब मैं ले चलता हूं आपको अपने अगले क्वेश्चन पर। चूने के जल में क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको याद रखना है कि चूने के जल में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन बी सही है। और आपको इसके बारे में और बता दूं, ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और ये साबुन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर। वायु के नमूने में क्या होता है? जो वायु के नमूने में क्या होता है, जो हमारा, अब इसका क्या है, आप जानते हैं कि जो वायु होती है ना, वायु कई गैसों का मिश्रण है। वायु कई गैसों का मिश्रण है। जब कई गैसों का मिश्रण है तो देखो कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा गैसें बताई गई है? ऑप्शन डी। हम जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अक्रिय गैस पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? आपको हमने अभी थोड़ी देर बाद पढ़ा कि जो वायु होती है कई गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो वायु होती है वो वायुमंडल, जो नाइट्रोजन होती है वो वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। जो ऑक्सीजन होती है वो 20% पाई जाती है, 20.09% पाई जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो 0.0033% पाई जाती है। तो आपने अभी क्या देखा कि सबका अनुपात क्या है? अलग अलग है। तो क्या ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, यानी कि कभी भी जो वायुमंडल में जो वायु होती है वो समान अनुपात पर नहीं पाई जाती, अलग अलग अनुपात पर पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अब मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो किस प्रक्रम में बदला जाता है आप बताइए। जो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, यह हाइड्रोजनीकरण क्या होती है? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोजन को संतृप्त हाइड्रोजन में बदला जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा ए होगा इसका सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन पर। डीएनए में होते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। जो डीएनए में क्या होता है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और आपको ये भी बताया था कि अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, जो हमारा अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है? वो है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? ठीक है, जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये किससे बनता है? सुक्रोज से, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज से, गैलेक्टोज से, या उपरोक्त सभी। तो जो ऑप्शन बी है ग्लूकोज और
फ्रुक्टोज, इनसे बनते हैं। क्या बनता है इससे? मोनोसैकेराइड बनता है। ठीक है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो ग्लैक्टोज है ये भी एक मोनोसैकेराइड है। क्या? ये भी क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है। आप जानते हैं कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं, आप ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीनों ही क्या है? ये मोनोसैकेराइड है। ठीक है। तो जो नहीं, तीनों ये कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसैकेराइड है। ठीक है। ये एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसैकेराइड है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है। अगर ऑप्शन में सुक्रोज नहीं होता तो ये क्या हो जाता? उपरोक्त सभी सही इसका आंसर हो जाता। लेकिन ग्लैक्टोज भी क्या है? एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि मोनोसैकेराइड है। ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब मैं अपने अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ठीक है। ये क्या हो जाता है? वो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? तो आपको याद रखना है, जो डाइसैकेराइड होता है ना, ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये स्वाद में मीठे होते हैं। तो हमें याद रखना है कि माल्टोज, इस ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक। अब अगर माल्टोज ऑप्शन में ना दिया जाए तो आपको याद रखना है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों क्या है? डाइसैकेराइड है। कौन कौन से? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों डाइसैकेराइड हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? आप इससे पहले क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानने हैं। जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या होता है? ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये ना यकृत से उत्पन्न होता है। मोम जैसा एक पदार्थ होता है। ये कैसा? एक मोम जैसा पदार्थ होता है। और कहाँ से उत्पन्न होता है? ये यकृत से उत्पन्न होता है। ठीक है। और ये एस्ट्राडियोल यानी कि ऑप्शन बी यानी एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए ये आवश्यक होता है। ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? इनमें से कौन सा एक मिल्क प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन कौन सा है इनमें से? आप बताओ। ऑप्शन सी केसिन। केसिन एक ना मिल्क प्रोटीन है। इससे क्या हो जाता है? इसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। ठीक। अब आपसे पूछ ले, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जो दूध का सफेद रंग होता है, ठीक, वो किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आहार नाल, जो हमारे आहार नाल होती है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? किस में होता है? तो जो हमारा ऑप्शन ए है छोटी आंत, इसका सही उत्तर होगा। क्या होता है? जो हमारे यकृत होता है, यकृत में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इरेप्सिन। क्या बोलते हैं? इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में और एक होता है पॉलीपेप्टाइड्स। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड्स होता है, इसे अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है। आप इसे याद रखना कि जो हमारे यकृत के अंदर एक वो पाया जाता है, क्या? एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं इरेप्सिन। क्या बोलते हैं? उसे इरेप्सिन बोलते हैं। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में और एक होता है पॉलीपेप्टाइड्स। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड्स को किसमें? अमीनो एसिड में क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए इसका सही होगा, छोटी आंत। ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो अम्ल में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? और या प्रोटीन का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। किसके कारण? किस में होता है? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड का वेग दुगना होने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसकी दुगनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आप जानते हैं गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, क्या होता है?
के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² हो जाता है। ठीक है, अब आप क्या करना, गतिज ऊर्जा यानी कि जो वेग है, जो हमारा वेग दे रखा है, इसे दुगना कर दो, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसके बारे में आप सबको पता है कि घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में कौन सी ऊर्जा हो जाती है। सबको पता है कि उसके अंदर जब घड़ी के अंदर हम चाबी भरते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है mgh होता है। ठीक है, याद रखना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा है, तो पदार्थ को क्या स्थित ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी, या ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, या ऑप्शन डी स्थितिज व गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा। तो जो हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कैसे, आप पेंडुलम को जानते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है। मैंने उसके अंदर एक बीच में एक ऐसा धागा लिया और एक उसके बीच में छोटा पदार्थ से ये बांध दिया। ठीक है, जब ये मोशन करेगा ना, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ रुक जाएगा। जितना वो ऊपर जाता जाएगा ना, वो उसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी होती रहेगी, वो रुक जाएगी। फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर इसकी स्पीड तेज हो जाएगी बीच में, फिर ऊपर जाएगा, फिर वो धीरा हो जाएगा, फिर वापिस आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो गतिज ऊर्जा होती है ना, वो दोलन के बीच में अधिक होती है। तो ऑप्शन बी हमारे क्या होगा, इसका सही होगा। मैं आपको ले चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना है। ये परिघटना कौन सी है, अब जो न्यूटन के नियम दे रखे हैं तो आप जानते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक गिलास लीजिए, आपने न्यूटन का जड़त्व का नियम पढ़ा है, जो कि न्यूटन का पहले ही नियम है। उन्होंने क्या कहा है कि आप एक गिलास लीजिए, गिलास के ऊपर आप एक कागज रखिए, कागज के ऊपर एक सिक्का रखिए। ठीक है, आप कागज को खींच दीजिए, कागज को आप खींच दीजिए और सिक्का क्या हो जाएगा, उस गिलास के अंदर चला जाएगा। अब आपने का कहने का आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सिक्का क्यों बाहर नहीं गिरा, क्योंकि जड़त्व के नियम के अनुसार जिस चीज पर हम फोर्स लगाते हैं ना, वही चीज केवल आगे जाती है। हमने कागज पर फोर्स लगाया, कागज गिर गया, और हमने सिक्के पर तो फोर्स नहीं लगाया, सिक्का किसके नीचे जाएगा, वो जल के नीचे गिलास के अंदर चला गया। उसी प्रकार क्या होता है, जब हम अगर कोई जल से भरा कोई गिलास है, उसके नीचे कोई कागज रख दें और हम उसे निकालेंगे ना, तो उसमें से जल यानी पानी छिड़के बिना हम कागज के निकल जाएगा। क्यों, जिस चीज़ पर मैं फोर्स लगाऊंगा वही चीज़ क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। और क्योंकि जो गिलास था वो किस में था, रेस्ट में था, और रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो इसका सी सही, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको आने वाली वीडियो में और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो क्या होगा, उसका त्वरण दुगना होगा, उसका संवेग दुगना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। तो हमने अभी पढ़ा, हमने वो गतिज ऊर्जा वाला हमने जो अभी पढ़ा था वो गतिज ऊर्जा वाला कंसेप्ट था, लेकिन ये संवेग वाला वो है। कैसे पता चलेगा हमें, इसने लिखा किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए। अगर वो गतिज ऊर्जा की बात करता तो हम समझ जाते थे गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, लेकिन यह बात किसकी हो रही है, संवेग की। संवेग क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कैसे, संवेग का फार्मूला क्या होता है, P बराबर mv। ठीक है, ये संवेग और वेग एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये 2 बढ़ेगा तो ये भी 2 बढ़ेगा,
आ गई बात समझ में। तो किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए, अगर वेग दुगना हो जाएगा तो संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको उसे अच्छी तरह से आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है।